Today I'll discuss about Newton's third law of motion. So first of all, I want to remind about first law and second law of motion. Then I'll explain about third law of motion. So first law of motion is law of inertia. Law of inertia means continuity of motion. Continuity of motion means if object is in at rest, then continuously at rest. और यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो ये कंडीशन है, यदि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यदि यूनिफॉर्मली रेस्ट में है या तो फिर यूनिफॉर्मली मोशन में है तो 100% देयर विल बी एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज जीरो इन दिस कंडीशन। सो इन द फर्स्ट लॉ हमको क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन हमेशा वहाँ पे जीरो होगा। एंड इन सेकेंड लॉ से हमको पता चलता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। मतलब यहाँ से हमको एक मैथमेटिकल फार्मूला मिलता है। फर्स्ट लॉ से सिर्फ हमको डेफिनेशन मिलता है, बट सेकेंड लॉ से हमको फार्मूला मिलता है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन दैट कंडीशन सेकेंड लॉ बोलता है कि यहाँ पे यदि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, और यदि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है तो फोर्स जीरो नहीं होगा। तो ये सेकेंड लॉ का कहना है। मतलब सेकेंड लॉ में भी फर्स्ट लॉ हमारा छुपा हुआ है। यदि एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो हमारा फर्स्ट लॉ आ गया, और यदि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है तो सेकेंड लॉ है। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट लॉ जो उसे डेफिनेशन देता है और सेकेंड लॉ हमको एक मैथमेटिकल फार्मूला देता है जो F = मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। बट न्यूटन थर्ड लॉ, दिस वन न्यूटन्स थर्ड लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉज। मतलब फर्स्ट और सेकेंड लॉ से बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या बोलता है, देखो यहाँ अभी तक जो हम लोग फर्स्ट लॉ में रीड किए तो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्कस कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे सेकेंड लॉ में भी देख रहे थे तो एक ही ऑब्जेक्ट था, ओनली वन ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे सेकेंड लॉ में हम लोग पेयर की बात करेंगे। पेयर मतलब दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। यदि दो ऑब्जेक्ट होगा तभी हम लोग यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ को समझ सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो दो ऑब्जेक्ट यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m है और दूसरे का मास इसका m1 है, इसका m2, इस तरीके से सपोज कर सकते हैं। और यदि ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड हो जाता है तो कोलाइड होगा तो तुम इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट कर सकते हो। मान लो इसको हम सब्जेक्ट करें तो ये इसका एक्शन, मतलब मान लो दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है कुछ इस तरीके से। देखो फर्स्ट वन, ये दोनों कोलाइड किया कुछ इस तरीके से। तो यदि मैं बोलूँ कि ये m1 है, ये m2 है, और इसको मान लो a और इसको मान लो b, दिस वन, एक को ये मान रहे हैं दूसरा को b मान रहे हैं। तो यहाँ पे तुम फर्स्ट किसको ले रहे हो, फर्स्ट m1 को ले रहे हैं। मतलब ये इसका एक्शन इस तरफ हो रहा है, एक्शन इधर हो रहा है, तो रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट इस साइड हमको मिलने वाला है, रिएक्शन। बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है। एक्शन यदि ए दे रहा है तो बी उसका रिएक्शन देगा, किस पर, ए पर देगा। मतलब बी जो है वो रिएक्शन दे रहा है और ए क्या दे रहा है, एक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट वर्क कर रहा है। ए यदि एक्शन कर रहा है तो बी रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ए का एक्शन जो है वो बी पर है और बी का रिएक्शन जो है सो ए पर है। ये चीज़ है यहाँ पे। इट मीन्स देयर विल बी टू फोर्सेस। फर्स्ट वन फोर्स हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन फोर्स जो ए लगा रहा है, फोर्स ऑन ए, या तो इस तरीके से बोलो कि जो रिएक्शन हो रहा है इस पर वो हो गया हमारा फोर्स ऑन ए पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, ड्यू टू बी, ये चीज़ हो गया। बट ये साइन क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज इधर लग रहा है। और इसमें यदि मैं बात करूँ एक्शन का तो फोर्स ऑन बी पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, ए के कारण। तो दिस वन इज द फोर्स ऑफ बी ए। तो ये चीज़ है। तो कुछ ऐसा चीज़ फंडा समझाता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट यदि एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो वहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। और दोनों जो है सो सिमिलर वर्ड है, बट दोनों एक सेम अमाउंट में होता है, इक्वल अमाउंट में होता है। और दोनों का टाइम पीरियड भी यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है। एक छोटा सा टाइम इंटरवल होगा जो दोनों ही कंडीशन के लिए सेम है, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों चीज़ हो रहा है ना, एक्शन और रिएक्शन सेम टाइम में हो रहा है। इट इंस्टेंट मतलब सेम इंस्टेंट पे हो रहा है, तो टाइम भी यहाँ पे बोल देंगे कि सेम, दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि इसका जो एक्शन है और रिएक्शन है दोनों इक्वल होगा, बट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इजिली कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो इसका स्टेटमेंट ही हो जाएगा कि टू एवरी एक्शन there is always an equal
एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कंडीशन क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमको यहाँ पे सेम मिलेगा बट डायरेक्शन डिफरेंट मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए बी वेक्टर साइन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए विथ वेक्टर साइन। ये चीज़ हो जाएगा हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल का बात यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका इक्वल हो रहा है, डायरेक्शन क्या हमको मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है। और एक चीज़ हमेशा माइंड में आपको रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन जो फोर्सेस है, एक्शन और रिएक्शन बोथ आर फोर्सेस, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट इन सेम बॉडीज। ओके, इट इज़ ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो है सो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। और थर्ड लॉ सिर्फ पेयर के लिए ही पॉसिबल है, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, ये पेयर के लिए पॉसिबल है। पेयर मतलब दो ओनली, मतलब मिनिमम टू बॉडीज, मतलब टू बॉडीज का होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज सिंगल बॉडी के लिए हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से। और दोनों का टाइम भी यहाँ पे क्या है, दोनों का टाइम इंटरवल भी सेम होगा। दोनों एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो सेम टाइम पे हो रहा है यहाँ पे, इसलिए टाइम पीरियड दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। एक चीज़ ये हो गया। और यदि मैं ग्रेविटी की बात करूँ, यदि यहाँ पे मैं ग्रेविटी की बात करता हूँ, मान लो कि एक स्टोन है, एक स्टोन अर्थ की तरफ आ रहा है, मतलब अर्थ की तरफ आ रहा है, अपने से थोड़ी आ रहा है, इसको ग्रेविटी खींच रहा है। मान लो मैं एक स्टोन को ऊपर फेंके तो फाइनली वो नीचे की तरफ आएगा। तो स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आएगा तो इस पर टकराएगा, अर्थ से टकराएगा। तो अर्थ का मास मान लो कैपिटल एम है, इस स्टोन का मास स्मॉल एम है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इससे कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करेगा तो यहाँ पे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा। आपको भले ही फील नहीं हो रहा है एक्शन और रिएक्शन, बट एक बॉल को तुम उछाल के देखो, स्टोन गिरेगा तो आपको फील नहीं होगा। बट एक यदि मैं बॉल को यहाँ पे गिराता हूँ अर्थ पे, तो बॉल ऊपर की तरफ जंप करता है ना। इसका मतलब क्या है कि बॉल हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है। और जब वो बॉल नीचे की तरफ आता है तो उसका रिएक्शन किधर होता है, जस्ट जंप करके ऊपर की तरफ चला जाता है। इसका मतलब इस पर फोर्स, बॉल जो है एक्शन किस पे किया, बॉल का एक्शन है अर्थ पे, अर्थ पे इसका एक्शन है। और अर्थ का रिएक्शन जो है वो किस पर है, बॉल पर है, बॉल पर रिएक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्ट हो रहा है हमारा, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन अपोजिट ऑन द बॉल। तो बॉल पर भी कुछ इस तरीके से होता है। उस तरीके से बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, बोट का एग्जांपल ले सकते हो कि बोट से जंप करना। अब बोट से लैंड की तरफ जंप करना, तो क्या होता है कि हम बोट से जब जंप करते हैं, बोट वाटर में है और वाटर से हम जब लैंड की तरफ जंप करते हैं तो बोट जो है सो पीछे की तरफ चला जाता है और हम आगे की तरफ चले जाते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन यहाँ भी दोनों ही कंडीशन में हमारा इक्वल और अपोजिट हो रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बस इतना ही है कि इसमें बस आपको माइंड में इस तरीके से रखना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और एक चीज़ ये भी नोट में करके रखना है आपको माइंड में कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ओके, नॉट ऑन द सेम बॉडी, इट इज ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, ओके। एंड टाइम पीरियड विल बी सेम बिकॉज ये जो दोनों कॉलिजन होता है, दोनों जो फोर्स एक दूसरे पर लग रहा है वो सेम टाइम पे लग रहा है। दोनों के लिए टाइम हमारा क्या होगा, एक्शन के लिए और रिएक्शन के लिए दोनों के लिए टाइम सेम होगा, इट विल नॉट डिफरेंट, ओके, टाइम विल बी सेम। बहुत छोटा टाइम होता है इसलिए डेल्टा टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डेल्टा टी टाइम्स वेरी स्मॉल टाइम, ओके। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। मोमेंटम तो ऑलरेडी आप जान रहे हो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ बस इतना ही था। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो यहाँ रीड करने वाले हैं, इसमें हम लोग दो लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट लॉ भी अप्लाई, सॉरी सेकेंड लॉ भी अप्लाई होगा और फर्स्ट थर्ड लॉ भी अप्लाई होगा। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, या तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी डायरेक्ट लिखोगे तो चलेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो इसमें मेरा दो लॉज अप्लीकेबल होगा, दो लॉज यहाँ पे लगेगा, एक लगेगा सेकेंड एंड दूसरा थर्ड। दोनों लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब जा करके इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्लास जब 9th में हम लोग इसको रीड किए तो बहुत सिंपल वे में इसको रीड किए थे कि दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, कुछ इस तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग रीड करेंगे, बट एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। मान लो एक गन है और गन से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है, बुलेट को फायर किया जा रहा है। तो बुलेट का डायरेक्शन किधर होगा, इन दिस वे,
ये बी फॉर बुलेट, और उसके जस्ट अपोजिट में हमारा मूवमेंट किसका होगा, गन का, क्योंकि जब बुलेट यहाँ से फायर होगा तो बुलेट जो है सो एक्शन किधर किधर करेगा, बुलेट का एक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, तो गन इधर जाएगा, और उसका रिएक्शन जो गन का रिएक्शन होगा वो किधर जाएगा, बुलेट पर जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जब हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं तो हमको पीछे झटका लगता है, तो गन का डायरेक्शन इधर मूव, मतलब गन इधर मूव करेगा और बुलेट हमारा इधर मूव करेगा। तो ऐसे कंडीशन में तुम यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि इनिशियली, यदि मैं इनिशियली यहाँ पे बात करूँ तो इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है, मतलब गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है, दोनों ही रेस्ट में है। जब दोनों इनिशियली रेस्ट में है तो 100% हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंटम भी दोनों का क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज हम जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो मास तो है बट वेलोसिटी दोनों का क्या है, स्टार्टिंग में जीरो है। मतलब यदि मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, एमयू की बात करूं, तो दोनों का, बुलेट का भी और गन का भी, दोनों का यहाँ पे मोमेंटम को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, और इसका फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो फाइनल मोमेंटम जो होगा जी के लिए, मोमेंटम फॉर जी, गन, जी से गन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका कुछ होगा, मतलब इसका मोमेंटम पीजी मान के चलो, पीजी मोमेंटम फॉर गन। और यदि बुलेट की बात करूँ तो मोमेंटम के लिए होगा इसका पीबी होगा। ठीक है, तो ये दोनों मोमेंटम हमको मिलेगा, और ये भी किसके लिए मिलेगा, फाइनल के लिए मिलेगा, बिकॉज इनिशियल हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो फाइनल रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में रेस्ट में कुछ इस तरीके से बता सकते हो। और टाइम पीरियड की मैं बात करूँ कि यहाँ पे दोनों में जो भी रिएक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी। ठीक है, और दोनों पर जो फोर्स लगने वाला है, फोर्स भी हमारा क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, इन मैग्नीट्यूड इक्वल फोर्स लगेगा, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसका जो चेंज ऑफ मोमेंटम, आई मीन चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल जो भी है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इसको लिखते हैं हम लोग इस फोर्स इंटू डेल्टा टी टाइम्स के इक्वल, इसके इक्वल भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम लोग जानते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय दिस वन इज इक्वल टू फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यदि इसको हम लिख सकते हैं तो क्या, वही तो लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा यू चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। इससे क्या समझ में आ रहा है, हम इसको क्यों बताने आपको यहाँ पे बता रहे हैं, उस चीज़ को समझो। यदि मैं जी का बात करूँ, जी का चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जी का चेंज ऑफ मोमेंटम क्या निकलेगा, फॉर जी मतलब गन का यदि मैं यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालूँ तो इसका मिलेगा पी जी माइनस पी जी, यहाँ भी लिखते हैं इसको डैश से लगा देते हैं, डैश का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये तो हमको जीरो मिलेगा, इसका मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, पी जी डैश के बराबर ही मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन, यदि वही चीज़ हम बात करूँ डेल्टा यू बुलेट का, इसके लिए, तो इसके लिए भी क्या मिलेगा, पी बी डैश माइनस पी बी, तो इसका भी फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पी बी डैश मिलने वाला है, क्योंकि ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा और ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट यही मिलने वाला है। और इसका वैल्यू आप जान रहे हो क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी, और इसका भी वैल्यू क्या होगा, फोर्स इंटू डेल्टा टी, बिकॉज दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है और टाइम पीरियड भी दोनों के लिए सेम लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐसे दोनों ही कंडीशन में फोर्स ये दोनों इक्वल, तो सिर्फ साइन डिफरेंट है हमारा, सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो हम यदि बोलें कि ये वाला एक्शन है जी एक्शन, जी तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहा है ना, तो इसको हम मान लेते हैं कि माइनस के साथ फोर्स है और इसमें प्लस के साथ फोर्स है, ऐसा। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यदि इस तरह का फार्मूला है, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, पी जी डैश, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, पी बी डैश, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एफ जो नेगेटिव ऑफ एफ है वो किसके बराबर हो गया, पी जी डैश डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे एफ जो किसके बराबर मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको पी बी डैश डिवाइड बाय डेल्टा टी के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब कुछ इतना है, तो दो फोर्स हमको मिल रहा है ना, ये दो फोर्स, इस फोर्स को तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट एंड फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, इस तरीके से लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो थर्ड लॉ में दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो दोनों को यदि हम इक्वल करते हैं तो हम डायरेक्ट इस फोर्स को ना लिख करके डायरेक्ट इसी को लिख दो, तो इस दोनों को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखाएगा, पी जी इज इक्वल्स टू माइनस पी
बी, डिवाइड बाई डेल्टा टी करोगे तो ऑलरेडी कट ही जाएगा वो। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम अप्लाई करोगे, देखो कर ही देता हूँ, थर्ड लॉ ना, थर्ड लॉ तो क्या लिखोगे, फोर्स इंटू जी बी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू बी जी, ये वाला, ये साइन क्या है माइनस इसके साथ, यही ना। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या लिखेंगे, ये पी जी के बराबर है, मतलब मोमेंटम डिवाइड बाई डेल्टा टी, और ये किसके बराबर है, मोमेंटम इंटू बुलेट डिवाइड बाई डेल्टा टी गोइंग टू कैंसिल, तो मिला पी जी इज इक्वल्स टू पी बी, इसके साथ साथ माइनस साइन है, ऐसा है। अब क्या करो, तो वही फाइनल यहाँ पे हम लिख दिए, तुम इधर माइनस रखो या इधर माइनस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा पी जी प्लस पी बी, फाइनल में क्या रिजल्ट आ रहा है, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ मोमेंटम इज़ ज़ीरो, इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम जो हमारा यहाँ पे वो कंजर्व्ड है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बोल सकते हो, या तो टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस गन, यहाँ पे इस तरीके से लिखो, बुलेट प्लस गन जो है, दोनों जो है सो क्या है, दोनों का रिजल्ट हमको जीरो मिल रहा है ना, इसका मतलब है कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है, ये कंजर्व्ड है। यदि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ, फॉर टू कॉलिजन, इस तरीके से यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, चलो अब दो ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं हम लोग, जो क्लास 9th में रीड किए थे उसको भी लेके हम लोग समझ सकते हैं। तो क्लास 9th में क्या रीड किए थे उसको समझो। क्लास 9th में हम लोग रीड किए थे फॉर कॉलिजन, अब कॉलिजन के लिए बात करता हूँ, दो ऑब्जेक्ट लेकर के, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट था बट यहाँ पे स्टार्टिंग में रेस्ट में था, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हम रेस्ट में नहीं लेंगे, स्टार्टिंग में भी मोशन में रहेगा और फाइनल में भी मेरा मोशन में ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट इज़ दिस ए, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है बी। इस तरीके से मैं पूरा 9th का कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों इस तरीके से मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी u है u1, इसका वेलोसिटी u2 है, इस तरीके से। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे कंडीशन ये डाल देना कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, ऐसे मतलब वेलोसिटी इसका ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ u2, तो कुछ देर में टकरा जाएगा जाके। तो ये आकर के यहाँ पे टकरा गया, ये देखो ये टकरा गया आकर के, ए है ये बी है, दोनों टकरा गए इस जगह पे, और टकराने के बाद फिर दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये मेरा बी है, ये ए है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है। यदि मास डिफरेंट छोटा रहा अगले का, इसका मास छोटा रहा इसका मास बड़ा रहा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जनरल फार्मूला हम लोग को फाइंड करना है, इसलिए देखो इसको, तो इसका वेलोसिटी v1 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और अब यहाँ पे वेलोसिटी किसका ज़्यादा है किसका कम है ये हम लोग को नहीं पता चलेगा, इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा आपको मैथमेटिकली। अब यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे फोर्स लग रहा है दो, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इधर लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी पर फोर्स लग रहा है ए के कारण और ए पर फोर्स लग रहा है बी के कारण। तो कंडीशन यहाँ पे ए यदि माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल गया। अब देखो इसका मोमेंटम यदि तुम निकालोगे तो इसका मोमेंटम मान लो इसका मास m है, m1 है, और इसका मास m2 है। यदि मास दोनों का डिफरेंट है तो इसका जो हमको मिलने वाला है इनिशियल मोमेंटम वो क्या मिलेगा, m1u1, और इसका मोमेंटम मिलेगा, इसका मोमेंटम मिलेगा, ये लिख दो ऐसे 1 के लिए मोमेंटम, और ये p2 के लिए जो हमको मोमेंटम मिलने वाला है ये मिलेगा m2u2, इस तरीके से। और यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मोमेंटम जो मिलने वाला है वो मिलेगा हमको m1 v1, और इसका मोमेंटम मिलेगा m2 v2, इस तरीके से। ये तो तुम्हारा 1 के लिए हो गया, और ये भी ये हो गया 2 के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए। बट यहाँ पे डैश लगा सकते हो क्योंकि ये दूसरा मतलब फाइनल के लिए है ना, इसलिए। बट इस तरीके से तो मोमेंटम लिख लिए, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या फंडा क्लियर करना है उस चीज़ को समझो। यहाँ पे मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगाता हूँ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इसको सेकेंड लॉ लगाएंगे तो देखो क्या कर सकते हैं, मैं ये दोनों फोर्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये दोनों फोर्स को। तो फोर्स यहाँ पे हमारा यदि मैं सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं, ए बी, तो इसके लिए क्या होगा हमारा फोर्स ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड।
तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हमारा कौन सा मोमेंटम यहाँ पे चेंज होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यदि ए का बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन ए, मतलब ए का मोमेंटम को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एम, और जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा तो उसके जगह पे हम एक्चुअली मोमेंटम को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, v1 माइनस u1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड क्या है, डेल्टा टी, ये चीज़ मान के चलो। इस तरीके से हम इसलिए लिखे क्योंकि देखो मास दोनों का सेम है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, m1 v1, सॉरी हाँ m1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे m1 लिख दो, m1 v1 माइनस m1 u1 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो m1 v1 माइनस m1 u1, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, m1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं v1 माइनस u1। तो वही चीज़ यहाँ लिख दिए हम, m1 कॉमन है, v1 माइनस u1 इजकल टू डेल्टा टी, इतना। उसी तरीके से एफ ए बी ए निकाल लो, तो एफ बी ए निकालेंगे तो बी को सब्जेक्ट करना, बी का सब्जेक्ट करना मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मास कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वेलोसिटी भी 2 होगा, और इनिशियल वेलोसिटी का सेकेंड ऑब्जेक्ट का होगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी, कुछ इतना। तो अब न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दो, थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएंगे तो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी ए, यही ना बोलता है। तो ये चीज़ को लगाएंगे तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो m1 और इधर क्या है v1 माइनस u1 डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये सब 9th का पढ़ा हुआ, डेल्टा टी कट जाएगा, और फाइनल रिजल्ट जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा है कि सम ऑफ, आप कैलकुलेट करके इसको देख लेना, इसको ब्रैकेट तोड़ोगे तो फाइनल रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। तो यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब ही है कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, sum of initial momentum is always equivalent to the sum of final momentum। जब दोनों इस तरीके से हो रहा है सम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ बता ही रहा है क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जितना हमारा था उतना ही फाइनल मोमेंटम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यहाँ भी मोमेंटम क्या है हमारा, कंजर्व्ड है। तो ये तरीका, दो तरीका हम लोग समझ लिए। एक तरीका और बताते हैं, आपका एनसीईआरटी का तरीका। एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से बताया गया है, उसको मैं समझा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी में कोलिजन को कुछ इस तरीके से समझाया है, मतलब डायरेक्ट वो मोमेंटम को ही लिखा है, हम इस तरीके से 9th के लेवल का नहीं, 11th के लेवल से समझो थोड़ा। यहाँ पे बोला कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा बी, सेम वे, इस तरीके से दोनों का वेलोसिटी कुछ है, चलो मान लेते हैं कि दोनों का वेलोसिटी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपको ये है कि क्या होता है, देखते हैं। ए एंड बी, और ये कोलाइड होता है कुछ देर बाद, वही सेम डायग्राम एज इट इज़ रहेगा हमारा, कुछ कोलाइड होता है इस तरीके से। ए है, ये हमारा क्या है, बी है। आफ्टर दैट, आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ए मान लो, इस जगह पे बी मान लो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद कुछ इस तरीके से इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे ये इस तरीके से मानना कि स्टार्टिंग में इसका मास कुछ था, इसका मास कुछ है, m1 m2 कुछ भी है, हमको m1 m2 से मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग मोमेंटम के केस में ही लिखेंगे, डायरेक्ट मोमेंटम को ही रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे मास को रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट मोमेंटम के फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो pa है, और इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो pb है, pb, ठीक है। और ये कॉलिजन हुआ यहाँ पे, कॉलिजन होने के बाद फोर्स जो है उसको क्या लगेगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और इसका फाइनल मोमेंटम जो है आफ्टर कॉलिजन, ये बिफोर कॉलिजन है, ये आफ्टर कॉलिजन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी ए डैश, और इसका आ जाएगा पी बी डैश। डैश का मतलब फाइनल, ठीक है, और जो विदाउट डैश है उसको इनिशियल मान लिए, इस तरीके से। आप थ्योरी में लिखना चाहो तो लिख देना वेयर करके, वेयर पी ए इज द इनिशियल मोमेंटम, पी बी इज द फाइनल मोमेंटम। उसी तरीके से पी ए डैश इज द इनिशियल मोमेंटम, पी बी डैश इज द फाइनल मोमेंटम। मतलब दिस इज द इनिशियल, दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल, दिस इज द फाइनल, इस तरीके से। तो इनिशियल ये भी है, इनिशियल ये भी है, ए के लिए इनिशियल, बी के लिए इनिशियल, ए के लिए फाइनल, बी के लिए फाइनल।
ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चाहो तो आप डायग्राम में यहाँ पे आप बिफोर कॉलिजन दिखा सकते हो, यहाँ पे कॉलिजन दिखा सकते हो, यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन दिखा सकते हो। इट विल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, आप नोट बनाओगे तो कुछ उस तरीके से अपना लिख लेना। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम यदि यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो नाउ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इनटू टाइम इंटरवल, इनटू टाइम। ये चीज़ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ यही ना है, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा यू डिवाइड बाई, सॉरी यू लिख दिए होंगे तो गलत, उधर प्रीवियस में यदि मैं यू लिखा होगा तो गलत होगा वो, क्योंकि पी से रिप्रेजेंट किया था। डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डेल्टा पी है इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम पीरियड, ये चीज़ है जिसको इम्पल्स भी लिखा जाता है, इम्पल्स। तो ये हमारा इम्पल्स भी तो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर ही है। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी, तो वही चीज़ यहाँ लिखें, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, मतलब टाइम पीरियड। मतलब आप इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि दिस इज डेल्टा, बार बार यू लिखाता है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा टी, इतना इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ए के लिए, फोर ऑब्जेक्ट ए, इसका हमको चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो इसका चेंज ऑफ मोमेंटम तुम जब कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या होगा, पी ए फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा, तो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब पी ए ओनली इज इक्वल्स टू, ये चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इज इक्वल्स टू डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा ना लिख करके हम डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं क्योंकि यही तो चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो एफ इंटू डेल्टा टी, इसका पॉजिटिव लिए। नेक्स्ट वन फोर बी, तो बी के यदि मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका हो जाएगा एफ डेल्टा टी वंस अगेन, बिकॉज फोर्स तो हमारा इक्वल है ना, दोनों कंडीशन में फोर्स हमारा इक्वल है और साथ ही साथ टाइम भी इक्वल है, बट केवल डायरेक्शन अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये कोलाइड करेगा इस जगह पे तो हमारा फोर्स जो है दोनों साइड सेम लगेगा, बट केवल डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। तो इसलिए, और टाइम पीरियड भी दोनों सेम है, हम पहले भी समझा चुके हैं आपको। इस तरीके से पहला का चेंज ऑफ मोमेंटम और दूसरा का चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा निकल गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यदि मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, तो ऐसे कंडीशन में हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आने वाला है उस चीज़ को ही तो समझना है। बट आप चाहो यदि फोर्स कैलकुलेट करना, यहाँ पे चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख दो, सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि हम ए को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ए को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देना फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और यहाँ पे आप लिख देना बी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ लिखना फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, दिस वन। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि फोर्स किस पर लग रहा है और किसके कारण लग रहा है, टाइम तो सेम होगा। ठीक है, तो ये सिंबल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ से फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखो इक्वेशन 1 में ही यहाँ फोर्स भी कैलकुलेट कर देते हैं आपको। फोर्स यदि आप कैलकुलेट करना चाहो, एफ ए बी कैलकुलेट करना चाहो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पी ए डैश माइनस पी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि टाइम पीरियड तो वैसे भी कटने वाला है। और यहाँ पे फोर्स बी ए मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन के फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो ये हमारा पी बी डैश माइनस पी बी डिवाइड बाई क्या होगा, डेल्टा टी। तो एफ ए एफ बी निकाल दिए, चाहो तो इसको आप इक्वेशन 1 2 मान लेना। तो ये चीज़ निकल गया। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा दो। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एफ ए बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, यही तो न्यूटन से वेक्टर लगाना तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ है। बाकी आपको वैल्यू तो पता है यहाँ पे, तो वैल्यू जो आपको पता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वैल्यू क्या है इसका वैल्यू है पी ए डैश माइनस पी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू है पी बी डैश माइनस पी बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल्स टू पी बी डैश माइनस पी बी। अब देखो, मैं यदि इनिशियल, ये इनिशियल है फाइनल है, ये फाइनल है इनिशियल है, तो यदि मैं इनिशियल को एक साथ करूँ और फाइनल को एक साथ करूँ तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं।
ऐसा करते हैं हम लोग कि हम लोग फाइनल को एक साथ करते हैं। तो ये है पी ए डैश, इसको इधर ले आओ। तो एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया मेरा, उसको पहले एक चीज़ देख लो, ये देखो ब्रैकेट माइनस साइन छूट गया था, तो यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, माइनस साइन। तो ये माइनस जो है, सबसे पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं हम लोग, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी बी डैश, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी बी, दिस वन। अब हम लोग कर लेते हैं इनिशियल और फाइनल को एक साइड सेपरेट कर लेते हैं। तो यदि सेपरेट करेंगे तो इधर देख सकते हो कि पी ए डैश और ये देखो पी बी, ये फाइनल है, तो फाइनल को फाइनल के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा जाएगा पी बी डैश इज इक्वल्स टू, ये देखो ये यदि राइट साइड सेंड करते हैं तो प्लस में आएगा पी ए, और बाकी यहाँ पहले से पी बी मौजूद है हमारा, तो ये चीज़ हो गया। तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि ए का मोमेंटम, दिस इज द बी का मोमेंटम, दिस इज द ए का मोमेंटम, दिस इज द बी का मोमेंटम, बट ये क्या है, फाइनल है, ये फाइनल के लिए है, और ये पूरा टर्म किसके लिए है, इनिशियल के लिए है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इससे भी तो आपको पूरा क्लियर पता चल रहा है कि इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द फाइनल मोमेंटम। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। The law of conservation of momentum is the sum of final momentum is always equivalent to the sum of initial momentum. So that's all about law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum को मैं आपको तीन तरीके से समझाया, और तीनों तरीके से दो तरीके से आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक तरीका आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा जो 9th क्लास के लेवल का था। ये आपको जो मैं बताया एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो वहाँ से भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। सो यही था आज का। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोग समझे, फिर मोमेंटम को समझे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।